रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी के उस काले दौर को याद करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि मुझे आपातकाल के दौरान मेरी मां के अंतिम संस्कार तक के लिए पैरोल नहीं दिया गया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग हम लोगों पर तानाशाही के आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं। सुनिए 1975 के आपातकाल की अनकही कहानी राजनाथ सिंह की जुबानी। उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर उसी हमको 24 साल की उम्र में ही जेपी मूवमेंट का कन्वीनर बनाया था। जिले का मिर्जापुर सोनभद्र दोनों एक जिले हुआ करते थे, उसका मैं कन्वीनर था। तो उस समय हम लोग आंदोलन करते थे, इमरजेंसी का विरोध करते थे, इमरजेंसी को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे कि किस प्रकार से ये इमरजेंसी घातक है, तानाशाह प्रवृत्ति की यह परिचायक है, यह बतलाते थे लोगों को। और बतलाइए जिन लोगों ने तानाशाही इंपोज की इमरजेंसी के माध्यम से, वो लोग हम लोगों पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। मैं घर पर ही लौटा था दिन भर काम वाम करने के बाद, आए लोग, बतलाया कि नीचे पुलिस फोर्स आई हुई है, आपको पूछना है। मैंने कहा बुला लो इंस्पेक्टर वगैरह, डिप्टी एसपी वगैरह को। आ गए, कहे साहब आपका वारंट है। मैंने कहा बैठो आप लोग, मैं भी स्नान कर लेता हूँ। और उन लोगों के लिए भी मैंने कह दिया चाय वगैरह की व्यवस्था करो। फिर गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी में बैठे चले गए। रात को 11 साढ़े 11 बजे या 12 रात के रहे होंगे, जेल चला गया। और 3 लोग थे, तन्हाई में रखा गया था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी सेल, लगभग 2-2.5 महीने तक। हौसला बुलंद था। इधर से अकेले मैं नारा लगाता था, उधर से 250 लोग दूसरे कंपाउंड में थे, वो लोग उधर से रिस्पॉन्ड करते थे। और ही वो लोग नारे लगाते थे, अकेले में इधर से मैं बोलता था इमरजेंसी के खिलाफ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये लगता था उस समय। पुस्तक वगैरह कुछ नहीं दी जाती थी। एक पीतल का तसला होता था, उसी में दाल दी जाती थी और वैसे ही हाथ पर रोटी दी जाती थी। और तो लेकर हम लोग कुछ दिनों तक, जब तक था मैं वहां सॉलिटरी सेल में, उस समय तक हम लोग खाते थे। हाँ। और कुछ समय के लिए हम लोग को बाहर भी निकालते थे, रात को फिर बंद कर देते थे उसमें, सॉलिटरी सेल में। माने वो कंपाउंड था, उसमें और कोई नहीं था, हम 3 लोग थे। लेकिन वो लोग भी मुझसे पहले ही छूट गए थे। मैंने जब डिस्ट्रिक्ट जेल मिर्जापुर से मेरा ट्रांसफर हो रहा था सेंट्रल जेल नैनी के लिए, तो सैकड़ों पुलिस थी, प्लेटफार्म के ऊपर लेकर गए थे मुझे लोग। तो मेरी माँ वगैरह में मिलने के लिए सब आए थे। लेकिन मेरी माँ ने उस समय भी कहा था कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो गया, माफी मांग के मत आना। पुलिस के लोग रोने लगे। वो तो इमरजेंसी जब 1 साल समाप्त होने लगी, तो हमारे एक चचेरे भाई हैं, गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया, अभी अब तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई। तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से मौजूदा बीएसपी सांसद मलूक नागर ने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। मलूक नागर ने 2 पेज का पत्र लिखकर बहन जी के सामने अपना दर्द बयां किया और पार्टी छोड़ने का कारण भी बताया। बीएसपी के लिए मलूक नागर का जाना न सिर्फ एक राजनीतिक बल्कि एक आर्थिक झटका भी होगा, क्योंकि नागर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे करोड़पति सांसद हैं। मलूक नागर ने अपने 2 पन्नों के पत्र में लिखा कि उनका परिवार करीब 39 साल से लगातार बीएसपी का हिस्सा रहा। इस दौरान उन्हें ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, विधायक, मंत्री, सांसद और कई दूसरे अहम पदों पर रखा गया। लेकिन ये पहली बार है कि जब वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाए। मलूक ने साल 2006 में बीएसपी ज्वाइन की थी और उनका नाम उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर सांसदों में आता है। मलूक नागर हापुड़ के रहने वाले हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1964 को जिले के शकरपुर गांव में हुआ था। उन्होंने 1980 में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई ओपेरा में एचएनएस कॉलेज से की। इसके बाद उन्होंने मेरठ के एएस इंटर कॉलेज से अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी। साल 1985 में हापुड़ के एसएसवी डिग्री कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बिजनेस करने का फैसला किया। मायावती ने मलूक नागर को 2009 में मेरठ और 2014 में बिजनौर से चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। हालांकि दोनों ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
इसके बाद तीसरी बार उन्हें साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी ने संयुक्त रूप से बिजनौर से प्रत्याशी घोषित किया और इस बार मलूक नागर ने काफी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। मलूक नागर के नाम एक ख्याति ये भी है कि 17वीं लोकसभा के संसद सत्र में उन्होंने सबसे ज्यादा 854 मुद्दे उठाए थे। मलूक उत्तर प्रदेश के बड़े कारोबारी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे के मुताबिक नागर की कुल संपत्ति लगभग 250 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास 115 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति है। चल संपत्ति में उनकी प्रॉपर्टी और जमीन आती है। उनके ऊपर 101 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनके और उनके भाई के खिलाफ 54 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस भी जारी किया था। बैंक के इस नोटिस के बाद ही नागर के कुछ ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड भी हुई थी। अक्टूबर 2020 में मलूक नागर के बिजनौर वाले घर पर इनकम टैक्स के करीब 18 अधिकारियों की एक टीम ने छापा मारा था। आईटी विभाग ने पूरे राज्य में एक ऑपरेशन चलाकर बीएसपी नेता और उनके रिश्तेदारों के कई घरों पर छापेमारी की। नागर के नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ वाले घर पर भी छापेमारी हुई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर बीएसपी के इतने पुराने नेता मलूक नागर पार्टी को ऐसे मौके पर क्यों छोड़ गए। ऐसा माना जा रहा है कि मलूक नागर इस लोकसभा चुनाव में पार्टी की ओर से अपना टिकट कटने से नाराज थे, क्योंकि बीएसपी ने बिजनौर लोकसभा सीट से उनकी जगह चौधरी विजेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। मलूक नागर के पत्र में भी उनकी नाराजगी का कारण साफ झलकता है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, हमारे परिवार में करीब पिछले 39 सालों से लगातार कांग्रेस और बीएसपी की ओर से कई बार ब्लॉक प्रमुख व कई बार चेयरमैन, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत व कई बार विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और देश में सांसद लगातार रहते आए हैं। इन करीब 39 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि हम विधायक भी नहीं लड़ पाए और सांसद का चुनाव भी नहीं लड़ पाए। हमने दिसंबर 2006 में आपके आशीर्वाद से बीएसपी पार्टी की सदस्यता की थी। आपके आशीर्वाद से हम कई पदों पर रहे, इसके लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हमारे परिवार की राजनीतिक हैसियत और सामाजिक हैसियत या देश स्तर पर पहचान वाला कोई भी व्यक्ति नहीं जो हमारे जितना लंबा समय के लिए बीएसपी पार्टी में रहा हो, क्योंकि उसे या तो कुछ सालों में बसपा से निकाल दिया गया या वो खुद बीएसपी पार्टी छोड़कर चला जाता है। मलूक ने आगे कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि बीएसपी में इतने लंबे समय तक कई बार उतार चढ़ाव देखने के बाद भी मेरा परिवार बीएसपी में ही रहा। अब देखना होगा कि आरएलडी में जाने के बाद मलूक नागर की टिकट मिलने की इच्छा पूरी होती है या नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट पर भी सभी की नजरें हैं। बीजेपी ने अभी भले ही सीट को होल्ड पर डाला, लेकिन मौजूदा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने पिछले 3 दिनों में अपनी सीट पर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसके जरिए वो न सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि ये मैसेज भी दे रहे हैं कि पार्टी को उन पर भरोसा है और फिर से उन्हें ही टिकट मिलने वाला है। महिला पहलवानों की तरफ से यौन शोषण के आरोपों का सामना करते हुए ब्रजभूषण सिंह ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी जरूर बैकफुट पर थी। 8 अप्रैल से उन्होंने कैसरगंज में एक विशाल रोड शो के साथ अपना अभियान शुरू किया, जिसमें कई जगहों पर लोगों ने उनका स्वागत किया। ब्रजभूषण ने इस जनसंपर्क को 9 और 10 अप्रैल को भी जारी रखा। इस दौरान उन्होंने कैसरगंज लोकसभा सीट के तहत आने वाली अलग अलग विधानसभा सीट का दौरा भी किया और लोगों से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने की अपील की। वहीं ब्रजभूषण सिंह के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्हें टिकट मिलने का पूरा भरोसा है और उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है, क्योंकि मतदान की तारीख 20 मई है। ब्रजभूषण की ओर से पिछले 3 दिनों में ये सार्वजनिक बैठक और रोड शो करके एक संदेश भी दिया जा रहा है। चुनाव के 5वें चरण में कैसरगंज में मतदान होगा और नामांकन 26 अप्रैल से शुरू होगा। हालांकि बीजेपी ने अभी तक कैसरगंज से अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। इस सीट पर 2009 से लगातार ब्रजभूषण ही जीतते आए हैं। अपने हालिया बयान में ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि वे जानते हैं कि उनकी पार्टी उनसे प्यार करती है, लेकिन इंतजार जारी है, क्योंकि पार्टी कैसरगंज को लेकर अपने कदम पर अभी विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी महिला पहलवानों के मामले में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में अदालत के फैसले का इंतजार भी कर रही है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ब्रजभूषण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख भी हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी ने ब्रजभूषण सिंह को टिकट नहीं दिया तो क्या वे कैसरगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर दांव बहुत बड़ा है और बीजेपी और ब्रजभूषण दोनों ही एक दूसरे की तरफ ताकते दिख रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।